वो नरेंद्र पडोळे कौन सा है भाई वो, नाना पडोळे बंडखोर 1 नंबर का, और उसका नसीब इतना बुरा है, ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए। बड़े बेवकूफ के बच्चे को टिकट मिल जाती है कहीं भी, कांग्रेस वाला भी वैसा है, गलती मोदी की और तबलीग मुझे दे रहा है साला। ऐसे बेवकूफ के बच्चे को तुम उम्मीदवारी दे देते जिसको ना नॉलेज है ना कुछ अक्ल है। ओम प्रकाश बाबूराव कडू 34 साल की उम्र में पहला मंत्रालय, 54 साल की उम्र में 12 मंत्रालय। क्या करना चाह रहे हैं सर आप? और किसानों के लिए इतना काम, यंगस्टर में इतना क्रेज, एक साथ मेडिकल हेल्थ के लिए आने वाले फ्यूचर में आपके पास में क्या प्लान है सर, जो आप अचलपुर की जनता को और ज्यादा खुश कर सके? देखो 200 बेड के हमारा हॉस्पिटल अभी खड़ा हो रहा है, 75% काम हो गया। मेरे को लगता है जिले का जो हॉस्पिटल, दर्जे का हॉस्पिटल हम तालुके में ऊपर लाए, कोई तालुके में 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं है, खाली अचलपुर में दिखेगा। वसुआताई ने उपजिला रुग्णालय अचलपुर में लाया था, लेकिन उस टाइम नीतियाँ ये थी कि सभी उपविभागीय अधिकारी में सभी जगह, मोर्सी में उपविभागीय कार्यालय हो गया, रुग्णालय हो गया, इधर दरियापुर में हो गया, जहाँ जहाँ उपविभाग है वहाँ उपजिला रुग्णालय हुआ। लेकिन हमने हटके किया, हमने पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल कहीं नहीं, खाली अचलपुर में बड़े में बना। दूसरी और एक बात है, महिला बाल रुग्णालय अपने अचलपुर में जो है वो स्थिर रखा, और उसमें 10 जो इंडोर पेशेंट है वो 10 पेशेंट की व्यवस्था भी अचलपुर में रहेगी, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए वहाँ स्वतंत्र हॉस्पिटल रहेंगे। उसके साथ 10 अगर इमरजेंसी आते हैं तो वहाँ पुरुषों के भी वहाँ उपचार होगा और वहाँ OPD भी होगा। अब कुछ लोग बताते भाई एक से भले 2 हॉस्पिटल हो गए तो चिंता क्यों किया, कुछ सोच समझ में नहीं आती, वैसी सोचे। ऐसा लगता है कि मैंने दूसरा हॉस्पिटल अमेरिका में खोला है और पहला अचलपुर में था। कितनी बेकार बातें करते हैं। अभी दोनों रुग्णालय अपने आश्रय गांव में ग्रामीण रुग्णालय अपने निर्माण किया, इतने गांव में तहसील में ग्रामीण रुग्णालय होता है, हमने वो गांव में खोला है, और चांदूर बाजार में 60 बेड का खोल दिया, वो 30 बेड का था, उसका हमने अपडेट किया। 2 PSC हमने ज्यादा लाई, तड़ेगा मुंगा में PSC होने वाली है, घाट लड़की में अपने निर्माण की, शिरसगांव कस्बा में निर्माण की, और तीसरी बात हम कोई CSR फंड लेके अभी हमारा स्वतंत्र फिरते घूमता हुआ रुग्णालय, मोबाइल रुग्णालय हमने निर्माण किया है। वो हर गांव जाएगा, हर गांव की वहाँ जाके ECG निकालेगा, वहाँ से सोनोग्राफी होगी। अभी हमारा जो प्लान है कि कुरड़पुरना, नहीं तो हम चांदूर बाजार में, नहीं तो अचलपुर के बीच हम एक बिना कैश काउंटर ही हॉस्पिटल में रहेगा, सब मुफ्त उपचार करेंगे, और वो बाहर पार्टी की तरफ से। यह पहली पार्टी होगी देश के अंदर जो अपने नाम पर हॉस्पिटल खोले। उसके कम से कम हमने 50 करोड़ का हमारा प्लान तैयार है, कुछ निधि हमको प्राप्त होगी, एक अच्छा प्लानिंग हेल्थ के लिए हम करने वाले हैं। और दूसरा एजुकेशन के अंदर देखो, अभी देश के अंदर ये जो स्थिति है, ये दोनों भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या BJP, ये गरीबों को पढ़ने नहीं देती। इनका मकसद वही है, कांग्रेस वालों का भी और भाजपा वाला भी, ये दोनों भी ये चाहते कि गरीब रहना चाहिए, अमीर रहना चाहिए। जो बेईमानी से कमाता है उसके पास पैसा जाएगा, और ईमानदारी से वो काम करेगा वो भूखा मरेगा। ये कांग्रेस में भी वही हुआ और भाजपा भी वही कर रही है। इसलिए हम बहुत अच्छा प्लानिंग हमारे पूरे मतदार क्षेत्र में एजुकेशन के बारे में एक अच्छा स्टाइल के साथ, जिस तरह से दिल्ली में हुआ है, केजरीवाल ने किया, उसी ताकत पर और उससे भी बेहतरीन अच्छा एक हम स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए नीतियाँ बनाएंगे, और पूरे महाराष्ट्र में अचलपुर एजुकेशन के लिए पहचाना जाएगा। अभी कुछ लोग चिल्ला रहे कि भाई ये कॉलेज नहीं आया, वो नहीं आया। देखो अभी पूरा खाजगीकरण हुआ है, अभी आधे से ज्यादा पॉलिसी हो गई कि अगर कोई नया प्रस्ताव कोई खाजगी संस्था डालती है तो कॉलेज मिलता है, खाजगी संस्था कोई डालने वाला है तो बच्चों को उसके साथ खड़ा रहेगा।
तो कुछ ऐसा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं है, तो ऐसे बातें करना, बहकावे बातें कर देते हैं। देखो कोई खासगी संस्था अगर जैसा हमारे यहाँ एक जन ने, मैं अभी दौड़ने कुछ तो भी इंजीनियरिंग कॉलेज लाया वो नहीं चला, तुम्हारा राष्ट्रगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था वो नहीं चला, आज पोटे का भी इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा पीछा है। क्या है, हर 2-3 साल के अंदर एजुकेशन में जो बदलाव हो रहा है, तो इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है कि मैं कोई एजुकेशन के फील्ड में उच्च स्तरीय शिक्षण के अंदर आगे आऊँ, क्योंकि हर 3-4 साल के अंदर फील्ड बदल रहा है, पूरी एजुकेशन सिस्टम बदल रही है। तो ये समझ नहीं लेते लोग और बोलने लगते भाई एजुकेशन, तो ये ना समझदारी है। जैसा हमारा एक भाजपा का उम्मीदवार था यहाँ, उस किसान ने उसको पूछा कि भाई सोयाबीन को भाव नहीं मिला, कपास को भाव, बोले मैं बच्चों को पूछ, तो बच्चों को क्या पंतप्रधान नहीं साहब, ऐसे बेवकूफ के बच्चे को तुम उम्मीदवारी दे देते जिसको ना नॉलेज है ना कुछ अक्ल है। अभी भाव देने का अधिकार जो भी कृषि मूल्य आयोग है वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार सिफारिश करती है, तो सिफारिश तो राज्य सरकार ने सोयाबीन की 7,000 की और मोदी के गवर्नमेंट ने उसको 5,000 भाव दिया, गलती मोदी की और तकलीफ मुझे दे रहा है साला। बड़े बेवकूफ के बच्चे को टिकट मिल जाती है कहीं भी, कांग्रेस वाला भी वैसा है, उसको कुछ समझता नहीं, वो खाली कड़क कपड़े पहनता है, इतना जानता है वो, दूसरा उसके पास कुछ नहीं है। उसके 45 वोट थे हमारे पास सोसाइटी के बैंक के, मेरे पास 5 थे, उसके पास 40 थे। जीतकर कौन आना चाहिए? 35। वो हार गया, मैं जीत गया। और कुएं में तैर नहीं सकता तो समुद्र में कहाँ दिखेगा वो? अरे वो क्या है, वो होती क्या है, कभी कभी उसका नसीब इतना बुरा है, ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इतनी पागल है कि उनको बोबलू के सिवा दूसरा चेहरा दिखता नहीं, और 4 बार हारने वाले को कभी टिकट मिलती क्या? मिली क्या हिंदुस्तान? आप 4 बार जीते तो आपके अगेंस्ट में लड़ेगा कौन? जब इतना क्रेज है आपका और काम भी बोलता है तो कौन लड़ेगा फिर? अगर वो नया लड़े और 5वीं बार भी ना हारे तो नहीं लड़ेगा, छोटा इंसान भी लड़ सकता है, हमारे जैसे काम करना। एक सवाल करे थे सर, आपने जवाब दिए थे कि माइनॉरिटीज को क्यों टिकट नहीं दी कांग्रेस ने? हाँ देना चाहिए, 1,30,000 वोट है अमरावती में, और सुनील देशमुख को आपने टिकट दी, वो भाजपा में गया था, मेरे को पूछते तुम भाजपा में जाएंगे? अबे कांग्रेस वालों ने तो भाजपा को टिकट दिया है, वहाँ जो भाजपा में गया था उसको टिकट दिया सुनील देशमुख। वो नरेंद्र पडोड़े कौन सी भाई, वो नाना पटोड़े, वो खासदार बीजेपी से हुआ, बंडोखोर 1 नंबर का, और वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। तो इस बार तो इसके बारे में बोलो ना, तो आपको क्या लगता है? तो नहीं, इस बार सुनने में आया कि राहुल गांधी भी उनसे नाराज है क्योंकि टिकट बंटवारा जो हुआ है, वो भी भाजपा में जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं राहुल गांधी। हाँ, ये सर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है आपने, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। मैं ये पूछता हूँ, अगर अशोक राज चौहान 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद अगर भाजपा में जाता है, क्या कुछ नहीं दिया है? क्या कुछ नहीं दिया है? सही बात। इतना बड़ा सीएम पद अगर अशोक राज चौहान को मिला, वो अगर भाजपा में जाता तो रहा क्या है? नाना पडोड़े ये भाजपा का खासदार था, वो राज्य का प्रमुख है कांग्रेस का। अच्छा सर, इन पर आरोप भी लगता है आरएसएस के कार्यकर्ता होने का, इस पर कुछ आप कहेंगे? देखो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये आरोप जो लगाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ तो ठीक ठाक होगा, कहीं ना कहीं लीकेज होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस के साथ मुस्लिम और बौद्ध समाज ताकत से रहे हिंदुस्तान के, अब देखो इतनी ताकत 80% बीजेपी के साथ हिंदू भी नहीं था, 80%। 80% मुस्लिम और बौद्ध कांग्रेस के साथ होने के बाद केंद्र में सरकार कांग्रेस की आने के नहीं, क्यों नहीं आई? कांग्रेस मुस्लिम और बौद्धों से बाहर कहीं ताकत नहीं थी, छू रहे कांग्रेस। हाँ, बबलू देशमुख को बगैर कांग्रेस की पार्टी में से और टिकट से मत अलग से खड़े रहे, 5,000 वोट लेंगे, ये हाथे नहीं, हाथ से 10 बार काटूंगा। भाव ऐसा तो नहीं आप गुस्सा उतारते हैं? गुस्सा जिस पर करना है उस पर ही करता हूँ, और मैं तुम्हारे जैसे पत्रकार पर क्यों गुस्सा उतारूंगा? मैं नेताओं पर गुस्सा उतारता हूँ?
मैंने सब नेताओं के खिलाफ ही बोला है। तो व्यूअर्स 2004 से 2024 तक आमदार रहे, पार्टी बनाई, लेकिन हमेशा सिर्फ किसानों का हक और आप अपने वोटर्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए किसी भी पार्टी को समर्थन किया। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हमारे किसानों का फायदा हो। कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस पार्टी में जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, कभी उस पार्टी में जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। सिर्फ एक वजह थी कि किसानों का हित, उसमें फायदा हो और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का फायदा हो। 20 साल से यही पॉलिटिक्स को लेकर बच्चू कडू हमेशा से अपने लोगों का फायदा सोचने वाले एकमात्र महाराष्ट्रीय नेता नजर आते हैं। अगर आपको हमारी बातों में जरा भी सच्चाई लग रही है तो वीडियो अच्छा लग रहा है थोड़ा दुरुस्त करता हूँ। इन्होंने बोला किसी भी पार्टी को पाठिंबा देते हैं, लेकिन ये बोलना जरूरी है कि हमारी विचारधारा है जी, तो वो विचारधारा धर्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर, मुद्दों पर है, समस्या को साथ लेकर है। हम धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहते, काम ही काम होना चाहिए। हमारे मुद्दे क्या है देश के अंदर? एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। हम ये जो पार्टियां धर्म के नाम पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो धर्म में भड़का कर वोट लेना चाहती है, उसको हम बिल्कुल उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसको रोकेंगे। देखो, यहाँ कांग्रेस भी और भाजपा भी धर्म के नाम पर भड़का कर जिस तरह से किसान को मुद्दे को बाजू में रखना चाहती, मजदूरों के मुद्दे को बाजू में रखना चाहती है, बेरोजगार के मुद्दे को बाजू में रखना चाहती है, उसके खिलाफ बच्चों को आवाज उठाती है। पाठिंबा दिया और हम सरकार में रहे, इसका मतलब ये नहीं है हमने अपनी विचारधारा बदली। हमारी विचारधारा यही है कि हमारे मुद्दे क्या है, मुद्दे के साथ खड़े रहो। हमने एक लाया था निवडणूक आली मुद्द्यावर बोला, जातीवर धर्मावर बोलू नका। जिनके बाहों में जोर नहीं होता ना, वो धर्म की बात करता है। तो चुनाव आया है तो मुद्दों की बात करो। ये शब्द मैं हिंदी में कन्वर्ट करो हमारे व्यूअर्स के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसी पॉलिटिक्स को लेकर बच्चू कडू जी लगातार महाराष्ट्र में उरूज की ओर जा रहे हैं और हो सकता है, क्योंकि जिसके योग में राज होता है वही राजनीति करता है। और हम जल्द से जल्द कामना करेंगे कि हमारे साथ बैठे इस उम्मीदवार को हम सीएम पद पर देखें, यही आशा और कामना करते हैं। इसी के साथ कैमरामैन फैजान के साथ NN TV, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।